अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो क्वेश्चन नंबर है जी 5 हम करने लगे हैं। ये दो शेप इस तरह की दो हाउसेस दिए हुए हैं। मैंने कोशिश की है कि ज़रा बेहतर डायग्राम बनाऊं, लेकिन जितनी मुझसे बन सकती थी मैंने की है कि ज़रा उसी स्टाइल में बन जाए। अदरवाइज़ आपके पास बनी हुई आप बुक पे देख सकते हैं। 2 सिमिलर टॉय हाउसेज आर शोन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब कह रहा है ये दो टॉय हाउसेज हैं, यानी खिलौने हैं के घर हैं और दोनों सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है। अगर सिमिलर हैं तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब अननोन से मुराद है एक तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की और z की फाइंड करनी है। x एंगल में दिया हुआ है जबकि y और z साइड में दिया हुआ है। तो अब जब भी एक चीज़ है, जब भी कोई भी शेप्स क्या हों सिमिलर हों, तो अगर सिमिलर हों तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। अब हमारे पास क्या है कि x तो डायरेक्ट हमारे पास 100 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। क्यों? अब मैं लिखूँगा जी x डिग्री इज इक्वल टू 100 आपके पास आ गया। अब आ गया, लेकिन इसमें किस तरह आ गया, ऐसे रट्टा तो नहीं हम मार सकते, ना बता सकते हैं। कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई रीज़न होती है, वो रीज़न भी हमें देनी पड़ती है। तो इसके आगे हमें रीज़न लिखनी पड़ेगी। इसके आगे मैं रीज़न लिखने लगा हूँ कि कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर टॉय हाउस। ठीक है जी, कि सिमिलर टॉय हाउसेज लिख लें और सिमिलर फिगर भी लिख सकते हैं आप, सिमिलर फिगर, क्योंकि ये दोनों हाउसेज सेम हैं इसलिए उनके कोरिस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कोरिस्पोंडिंग का मतलब है कि जिस पोजीशन पर यहाँ पे बन रहा है उसी पोजीशन पर ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। इस तरह जैसे ये छत है, ये इसका कोरिस्पोंडिंग साइड है इसके छत के कोरिस्पोंडिंग साइड के। जब ये वाली जो फ्रंट डोर वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, ये इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कोरिस्पोंडिंग साइड है, इक्वल है। तो इसी तरह ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। अच्छा, इसमें एक लाइन लगाना मैं भूल गया। ये वाली साइड इस साइड के, ये जो साइड है दोनों, ये वाली इन दोनों साइड के इक्वल होंगे और ये जो साइड है ये वाली ये इस साइड के इक्वल होगी। तो कोरिस्पोंडिंग साइड का मतलब ये होता है क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो लाजमी बात है जब उन्होंने किसी ये जो टॉय बनाए हैं तो किसी खास पर्टिकुलर पहले एक डिज़ाइन बनाया हो गया, एक फेमस साइज बनाया गया होगा जिसके अंदर ये हाउसेज बनाए गए हैं। या हम सेम हाउसेज बनाते हैं तो उनकी हर साइड की लेंथ वेट क्या होती है, हम सेम रखते हैं। अब घर के अंदर कोई भी चीज़ बनी हुई देख लें जो बनी हुई है तो उसकी अगर साइडों वाली देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे, फ्रंट वाला देखेंगे तो आपको बिल्कुल जो दो सिमिलर चीज़ें होंगी तो आपको सेम नजर आएंगी। इस तरह किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे कोई खिड़की सी बनी हुई पड़ी है, जैसे कोई वुडन लाइक अलमारी टाइप है, वो देखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे जो बिल्कुल सिमिलर, इस तरह टॉयज़ देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसलिए इक्वल है क्योंकि कोरिस्पोंडिंग है। कोरिस्पोंडिंग का मतलब है कि इस घर के हाउस के जिस पोजीशन पर टॉप पे बन रहा है उसी की पोजीशन, ये टॉप ये है तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा। तो x तो आपके पास आ गया। अब हम चलते हैं जी y को फाइंड करते हैं। अब देखो कैसे मिलेगा, y सेंटीमीटर या y आवर, थोड़ी y आवर 180 इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर ओवर 120 सेंटीमीटर। अब ये मैंने कैसे लिखा, अब इसके आगे मैं लिख लूँगा कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर फिगर या फिर टॉय हाउसेस। ठीक है जी, ये वाली जो साइड है इस घर की y है, मैंने y लिख दिया। अच्छा, कोरिस्पोंड द रेशियो ऑफ, आप इसको यूं लिख लें और बेहतर है, द रेशियो RATIO, द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर फिगर आर टॉय हाउसेज आर इक्वल। के जो इसकी ये साइड है, बेस है, इसकी ये वाली बेस है, ये y है तो ये 180 है, तो ये y और जो 180 की जो रेशो होगी, ये रेशो है, ये यूँ लिखना, डिवीजन रेशो को ही कहते हैं। तो इस वाली साइड और इस साइड की जो रेशो है ये आपस में इक्वल हैं। और इसी तरह इस वाले ये वाला जो है इसके जो फ्रंट यानी जहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है वो वाली जो साइड है वो इस साइड के कोरिस्पोंडिंग साइड है। तो इस तरह इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो आपस में इक्वल है, क्योंकि हाउसेज सेम है। अगर सेम है तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड भी सेम होगी। अब देखो क्या हमें चाहिए, हो जाएगा y इज इक्वल टू
180 सेंटीमीटर अवर 120 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 180 सेंटीमीटर। ये जो 180 इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए इस वाले ज़ीरो को मैं इस वाले ज़ीरो से कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास 2 के टेबल से कैंसिल करते जाएँ, बल्कि 6 के टेबल से कैंसिल कर लें। 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 0 ऊपर चला गया। ठीक है जी। अब 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, तो y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर, तो y इज इक्वल टू 270 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अच्छा, तो स्टूडेंट अभी हमारे पास जो है y की भी वैल्यू आ गई है, x जो था वो भी आ गया। अब हमारे पास क्या रह गया है जी, z हमने फाइंड करना है। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसकी z की भी वैल्यू निकालें। z और 150 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर। इसमें उसी तरह लिखना है कि को रिस्पोंडिंग, मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, कोरिस्पोंडिंग साइड द रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर का ये वर्ड यूज़ किया, जैसा सिमिलर फिगर आर टॉय हाउसेज, आप जो भी लिख लें। ठीक है जी। आर इक्वल के जो, क्योंकि ये जो हैं हमारे पास सिमिलर फिगर हैं, इसलिए इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड हमारे पास क्या आ जाएंगी, यानी इक्वल आ जाएगी। असल में कोरिस्पोंडिंग साइड इस तरह है कि अगर ये वाली 150 है ना, तो ये वाली साइड भी इसकी 150 ही होगी। ये वाली साइड यानी ये वाली साइड 150 है, ये भी इसी तरह 150 है। तो क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। तो अब क्या है कि ये जो साइड है इस साइड की इक्वल आ गई, आप ये इसकी इक्वल भी लिख सकते हैं। एक ही बात है ना, ये और ये एक ही होगी। उसके बाद ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ गई क्योंकि कोरिस्पोंडिंग साइड है। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, z इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 150 सेंटीमीटर। अब ये हुआ कि ये जो डिवाइड हो रहा था इसके नीचे 150 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। अब देखिए आप इसको कैंसिल कर लें, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल कर लें और 6 के टेबल से भी देखें कैंसिल हो जाएगा। 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18, 6 3 ज़र 18, 6 2 ज़र 12, 0 ऊपर चला गया। अब z इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इस वाले सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काट दें, 20 और 3 मल्टीप्लाई बाय 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वाले 0 के 0 से काटा था तो सिर्फ 15 रह गया था, फिर यहाँ सिर्फ 18 रह गया था। तो 6 के टेबल से 6 का टेबल 18 पे 3 टाइम जाता है और 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम जाता है, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो ये 0 कट गया। यानी 6 का टेबल 120 पे 20 टाइम जाता है। अब देखिए 3 1 ज़र 3 3 5 ज़र 15, तो z इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ज़र 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह z की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 था, गलती से मैंने 6 लिख दिया, ये क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट ये देखें जी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर आ गया जी 6। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ये डेटा मैंने लिखा है, ये मैं आपको स्टेटमेंट के साथ साथ ये जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि अ पोल ऑफ हाइट 3 मीटर इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ स्टैंडिंग लैम्प 10 मीटर अवे। अब वो कह रहा है कि ये एक लैम्प है, ये वाला क्या है, लैम्प है। अब इस लैम्प से, यानी ये लैम्प है, इससे दूर जो है एक 3 मीटर का क्या है, एक पोल है। ये लैंप है, कह रहे हैं कि स्टैंडिंग लैंप है, उससे पोल जो है वो 3 मीटर हाइट का, 3 मीटर हाइट का एक पोल है जो कि इस लैंप से दूर कितना है, 10 मीटर दूर है। 10 मीटर क्या है, दूर है। यानी ये हमारे पास एक लैंप है, इससे आगे एक क्या है, पोल है जो कि जिसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। पोल की हाइट 3 मीटर है और पोल और लैंप के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 10 मीटर है। आगे वो कहते हैं द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल दैट इज कास्ट एज ए रिजल्ट ऑफ लाइट फ्रॉम द लैम्प इज 6 मीटर। अब कह रहा है
कि क्योंकि ये एक लैंप है, ये एक लैंप है, तो इससे क्या हो रही है कि एक लाइट पड़ रही है इस पर, इस ये जो पोल है ना इस पर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है। अब ये जो लाइट इस पर पड़ रही है इस लैंप की वजह से, इस लाइट के पड़ने की वजह से, उसके नतीजे की वजह से, यानी उसके रिजल्ट की वजह से इसका लाजमत लाइट इधर से पड़ रही है तो इसका शेडो यहाँ पे बनेगा 6 मीटर का, कह रहा है कि शेडो बनता है। यानी लाइट यहाँ से, लाइट लैंप है ना, यहाँ लाइट इस पोल पे पड़ रही है तो उसका यहाँ से शेडो तो लाजमी बात है इधर से नहीं बनेगा ना, शेडो तो उसके आगे बनेगा, साया उसका वो कितना बनेगा, 6 मीटर बनेगा। सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, 6 मीटर जो है वो उसका क्या है, क्या बनेगा, साया बनेगा। लाजमी उसका साया इसी तरह बनेगा, यानी यहाँ से लैंप की रोशनी है तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह उसका साया बनेगा। अच्छा आगे क्या करें, फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप, कह रहे हैं कि बताएं कि ये जो लैंप है वो कितना ऊंचा है, उसकी हाइट कितनी है। तो इस तरह देखो, ये मेरे पास ये लैंप है, ये 3 मीटर क्या है, इस पोल है जिसके ऊपर भी देखो मैंने पोल लिख दिया, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसे, ये क्या है, शेडो बन रहा है, शेडो ऑफ पोल है, शेडो ऑफ पोल है, ठीक है, ये जो है शेडो ऑफ पोल है, ये यहाँ से यहाँ तक सारा क्या बन रहा है, इसका शेडो बन रहा है। और यहाँ से ये क्या है, लाइट है, ये सारी क्या है, लाइट पड़ रही है इस पर। और ये 10 मीटर, यानी पोल और जो लैंप है उनके दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर है। अब देखें हाइट ऑफ पोल 3 मीटर, यानी हाइट ऑफ जो पोल है वो 3 मीटर है। शेडो ऑफ पोल कितनी, यहाँ से यहाँ तक शेडो है जो कि 6 मीटर है। लेट हमने कर लिया कि हाइट ऑफ पोल जो है वो x मीटर है, यानी ये जो साइड है इसको हमने हाइट को x मीटर सपोज कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप, इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर है। अब देखें तो ये एक लाइक ट्रायंगल की शक्ल में बन रही है, तो अब इसकी हम क्या करते हैं कि टेंजेंट इस पर लगाएंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों पर लगाएंगे, क्योंकि हम टेंजेंट दोनों पर लगा रहे हैं तो एंड पे देखिएगा वो कंपेयर करके हम उन्हें इक्वल करें। अब देखिए हम पहले क्या लगाते हैं, टेंजेंट देखें, अच्छा यहाँ पे थीटा बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है, यानी लाइट और जो इस शेडो के दरमियान जो है ना थीटा एंगल, tan थीटा इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। पहले हम ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, मैं यहाँ पे साथ साथ वो ट्राइंगल भी बना लेता हूँ। इस वाली ट्राइंगल को देखो मैं अलहदा जब बनाऊंगा तो ये इस तरह बनेगी, ये 3 मीटर है, ये B है, ये A है, और ये क्या है, E है, और यहाँ क्या है, थीटा एंगल बन रहा है, और यहाँ कितना है जी 6 मीटर। अब जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है बेस अवर, नहीं सॉरी, टेंजेंट परपेंडिकुलर अवर बेस। ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये जो है ये क्या है, बेस है, ठीक हो गया। अब हाइट ऑफ पोल, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो हाइट ऑफ पोल है, तो मैंने हाइट ऑफ पोल लिखा डिवाइड बाय, अब परपेंडिकुलर और बेस, बेस जो हमारे पास है शेडो ऑफ पोल है, शेडो ऑफ पोल है। अब मेरे पास ये आ जाएगा जी tan थीटा इज इक्वल, हाइट ऑफ पोल जो है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, BE से, BE। शेडो ऑफ पोल जो है वो क्या है, BA है, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करूंगा मैं, इसको मैं फिलहाल इक्वेशन 1 कह देता हूँ, वैल्यू मैं आगे जाके पुट करूंगा। अब मैं कौन सी ट्राइंगल लूँगा, अब मैं ट्राइंगल लूँगा ये वाली, पूरी ट्राइंगल लूँगा, इसको भी मैं बना लेता हूँ। ये मेरे पास D है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास क्या है, A है, और अब tan थीटा, पहले ये कौन सी ट्राइंगल थी, इधर बेशक आप चाहो तो लिख लो, इन ट्राइंगल कौन सी, BAD या ABE। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल ACD, यानी ACD ये ट्राइंगल। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, DC मेरे पास क्या है, लैंप, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ लैंप डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अवर बेस होता है, क्योंकि अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर है,
ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। परपेंडिकुलर देखो DC जो कि हाइट है। बेस क्या है? बेस मेरे पास क्या है? दो चीज़ें हैं, उसको मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस इधर कहीं मैंने रखा भी शायद, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप प्लस डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप, यानी पोल और लैंप का तो डिस्टेंस ये वाला आ जाएगा, प्लस शेडो ऑफ पोल, यानी शेडो ऑफ पोल, क्योंकि अब इसमें शेडो ऑफ पोल, अब इसमें क्या है कि जब मैं बेस ये पूरी लूंगा ना, क्योंकि मैंने ट्रायंगल पूरी ली हुई है, तो पूरी ट्रायंगल जो है उसकी जो बेस है असल में दो हिस्सों में डिवाइड है। एक जो है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप और दैट इज शेडो, ये दो चीज़ें आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इसको हमने क्या कहा हुआ है कि ये देखें tan थीटा इज इक्वल टू हाइट ऑफ लैंप। देखो हाइट ऑफ लैंप में को मैंने क्या कहा हुआ है, DC, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड लैंप को मैंने क्या कहा हुआ है, दैट इज CB प्लस आगे प्लस शेडो ऑफ पोल, शेडो ऑफ पोल क्या है BA आ गया। इसको मैं इक्वेशन क्या कह दूंगा 2। अब देखें आप अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड है सेम है, ये भी टेंजेंट की इक्वल है, ये भी टेंजेंट की tan थीटा, ये भी tan थीटा की इक्वल है, ये भी tan थीटा की इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में भी इक्वल होंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, हम कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयर इक्वेशन 1 इसकी क्या है, BE अवर BA इज इक्वल टू BE अवर BA इज इक्वल टू DC, नीचे आ गया जी CB प्लस BA, क्योंकि हम इन्हें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अभी वीडियो को क्या करें, पास करके स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें मैं अब वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास फाइनल आज आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप करेंगे। अभी देखिए अब BE की कितनी वैल्यू है हमारे पास, BE की वैल्यू 3 है। ये देखो इस BE की जगह मैं क्या लिख लूँगा 3 मीटर। अब BA मेरे पास क्या है 6 मीटर है, ये देखिए जी मैंने 6 मीटर लिख दिया। आगे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन डाल दिया। DC जो मेरे पास क्या है x है, देखो जी मैंने x लिख दिया। अब नीचे जो मेरे पास क्या है CB या BC, C से B तक मेरे पास ये देखो ये CB है, अब CB है, इधर क्या है 10 है, इसकी जगह देखो मैंने लिख दिया जी 10 मीटर प्लस BA। अब देखो BA मेरे पास क्या है 6 मीटर है, ये देखो जी मैंने क्या लिख लिया 6 मीटर। अब ये देखो 3 मीटर अवर, आप बेशक इसको थोड़ा कैंसिल कर लें, 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6, 1 ओवर 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा जी x 6, ये mm के कैंसिल हो गया ना, 16 हो गया, 16 मीटर हो गया। अब 1 ओवर 2 ये 16 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, और इधर क्या आ गया x, 2 1 ज़र 2 2 8 ज़र 16 कैंसिल हो गया, 8 1 ज़र 8 मीटर इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 8 मीटर। तो क्या आ गया हाइट ऑफ लैंप जो है हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइट ऑफ लैंप इज इक्वल टू 8 मीटर, जो उसने हमें कहा था वो हमने फाइंड कर ली। तो इस तरह हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, वो हमने कंप्लीट करी। होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।